असम की पॉलिटिक्स ने एक बार फिर नेशनल स्पॉटलाइट ग्रैब कर ली और इस बार डिबेट का सेंटर है एक बिल जो सिर्फ लीगल रिफॉर्म नहीं बल्कि आइडेंटिटी, रिलीजन, फेडरलिज्म और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के क्रॉस रोड पर खड़ा है। जी हाँ व्यूअर्स, असम में आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले एक ऐसा धमाका हुआ है जिसे लेकर अब चर्चा बढ़ गई है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी ने इस बिल के पास होने पर असम गवर्नमेंट पर प्री इलेक्शन पोजीशनिंग के एलिगेशंस लगाए हैं। क्या सच में असम गवर्नमेंट मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है? आखिर क्या कहता है ये बिल और क्यों सरकार ने इस बिल को पास किया, आइए जानते हैं। साथ ही ये भी देखते हैं कि आखिर किन कारणों से बिल को इतना बैकलैश मिल रहा है। आप सभी को बता दूं कि असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने पॉलीगैमी को कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंस बनाने वाला असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 पास कर दिया। पर जिस तरह से इस बिल पर हीटेड एक्सचेंजेस हुए वो ये बता देते हैं कि ये सिर्फ एक सोशल रिफॉर्म बिल नहीं है, ये कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड का लेटेस्ट चैप्टर है। बिल पास करते वक्त असेंबली का एटमॉस्फेयर इतना चार्ज था कि कभी कभी लग रहा था कि डिस्कशन कम, प्री इलेक्शन पोजीशनिंग ज्यादा चल रही है। ऑपोजिशन एमएलएज ने सीधा सवाल उठाया है कि ये बिल कॉन्ट्राडिक्ट्स मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 मुस्लिम मेन को 4 वाइफ्स रखने की परमिशन देता है। कांग्रेस एमएलए अब्दीर राशिद मंडल ने इस आर्ग्यूमेंट को इतना शार्पली रखा कि उन्होंने बिल को स्ट्रेट अप अल्ट्रा वायरस कह दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का रिस्पॉन्स इक्वली कॉम्बैटिव था। उन्होंने कहा है कि बिल पास होने के बाद इसे आर्टिकल 252(2) के अंडर प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए भेजा जाएगा, जहां स्टेट लॉ सेंट्रल लॉ को ओवरराइड कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक लीगल मूव ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज भी था कि असम अपने लिए इंडिपेंडेंट लीगल पाथ चूज कर सकता है। बिल का कोर प्रोविजन सिंपल लगता है कि अगर कोई व्यक्ति उस वक्त दूसरी शादी करता है जब उसकी पहली शादी लीगली रिजॉल्व नहीं हुई है या वो अलग नहीं रहता हो तो उस पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। पनिशमेंट 7 इयर्स तक की जेल और फाइन। अगर पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी की गई हो तो पनिशमेंट 10 इयर्स तक की हो सकती है। रिपीटेड ऑफेंडर्स को डबल पनिशमेंट दी जाएगी। सरफेस पर देखा जाए तो ये वुमेन राइट्स की तरफ एक स्टेप लगता है, पर रियल डिबेट ये है कि क्या असम सरकार सच में जेंडर जस्टिस के नाम पर एक सिलेक्टिव कम्युनिटी टारगेटिंग बिल ला रही है, या फिर ये एक पॉलिटिकली कैलकुलेटेड मूव है जो 2026 असेंबली इलेक्शंस के नैरेटिव को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगा। ऑपोजिशन का क्लेम क्लियर था कि ये बिल मुस्लिम पर्सनल लॉ से टकरा रहा है और डर ये है कि ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करेगा। AIUDF एमएलए अमीनुल इस्लाम ने तो पूरा इमोशनल चार्ज के साथ कहा, देयर हैज बीन अ पैटर्न abolishing Muslim Marriage Act, stopping land sale, madrasa abolition, cattle preservations. Somewhere the target is Muslim-related matters. We have to keep hearing derogatory statements, repeating Mia, Mia, Mia from 4 directions. We are being suppressed. लेकिन चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने इक्वली फोर्सफुल जवाब दिया। उन्होंने कहा, I will say that in our Hindu community, polygamy is prevailing too. This bill doesn't say anywhere that polygamy will be stopped only among Muslims. It will be stopped among Hindus, Muslims and also Christians. उनके लिए ये बिल एक कम्युनिटी न्यूट्रल रिफॉर्म है, एक सोशल इविल को हटाने की कोशिश। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि शर्मा ने इस डिबेट को इस तरह क्राफ्ट किया है कि वो एक रिफॉर्मिस्ट लीडर के इमेज प्रोजेक्ट कर सके, जहां वो मुस्लिम टारगेटिंग चीफ मिनिस्टर वाली नैरेटिव को काउंटर कर सके, पर साथ ही मेजॉरिटी वोट बैंक को एनर्जाइज भी कर सके। ऑपोजिशन का दूसरा बड़ा ऑब्जेक्शन था कि बिल स्टेट के ट्राइबल कम्युनिटीज को एग्जेम्प्ट करता है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, दीमा हसाओ, कर्बी अंगलोंग, वेस्ट कर्बी अंगलोंग, ये 6 शेड्यूल के एरियाज बिल के स्कोप से बाहर रखे गए हैं। कांग्रेस एमएलए जाकिर हुसैन सिकदर ने पॉइंट आउट किया, इन दुबरी अ वुमन हुज हस्बैंड एंटर्स अ सेकंड मैरिज सफर्स एज मच एज अ वुमन इन डिब्रूगढ़। व्हाई शुड वुमेन इन 6 शेड्यूल एरियाज बी एक्सक्लूडेड? उनका सवाल ये है कि क्या पॉलीगैमी का पेन ट्राइबल और नॉन ट्राइबल वुमेन्स के लिए अलग होता है? क्या पेट्रियार्की 6 शेड्यूल एरियाज में मैजिकली नहीं रहती? क्रिटिक्स की माने तो ये सवाल जेन्युइन थे और असेंबली में काफी सपोर्ट भी मिला, लेकिन इस पर भी चीफ मिनिस्टर शर्मा का जवाब कॉन्स्टिट्यूशनल था। That this house cannot make laws for 6 scheduled areas without the consent of BTC and the Kabri Anglong and Dima Hasao councils. We hope and expect they will also pass similar bills, but we cannot impose. चीफ मिनिस्टर ने यहाँ एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस स्ट्राइक किया, ट्राइबल ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करने की बात भी कर दी और क्वाइटली ये भी कह दिया कि हम चाहते हैं कि काउंसिल्स भी ऐसे ही लॉज लाएं। अखिल गोगोई जैसे इंडिपेंडेंट एमएलएज ने डिबेट को एक और फिलोसफिकल लेयर दे दी है। उन्होंने आर्टिकल 25 और 26 का हवाला दिया जो रिलीजियस फ्रीडम गारंटी देते हैं। पॉलीगैमी मुस्लिम के लिए एक रिलीजियसली रिकॉग्नाइज प्रैक्टिस है, तो क्या स्टेट उस ट्रेडिशन में इंटरवीन कर सकता है? ये पुरानी डिबेट दोबारा सुनाई दी रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस सोशल रिफॉर्म्स की। ये वही पुराना लीगल टेंशन है जो शहीन बानो केस से लेकर ट्रिपल तलाक तक हर जगह दिखाई देता है। क्या स्टेट पर्सनल लॉ स्ट्रक्चर को ओवरराइड कर सकता है, या फिर क्या पर्सनल लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से ऊपर हैं? कई लोगों के लिए ये बिल सिर्फ एक सोशल और रिलीजियस कन्वर्सेशन नहीं
ये एक इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी लगता है। चीफ मिनिस्टर शर्मा ने डिबेट के बीच में एक बड़े पॉलिटिकल डिक्लेरेशन दे दी। He said, I would introduce a uniform civil code in the assembly if I turn as chief minister after next year's elections। ये लाइन असेंबली में काफी रिपल क्रिएट कर गई। आने वाली इलेक्शन साइकिल में यूसीसी एक मेजर प्लैंक बन सकता है और चीफ मिनिस्टर शर्मा ने क्लियरली सिग्नल दे दिया कि वो बीजेपी के नेशनल नैरेटिव से अलाइंड है। साथ ही उन्होंने साफ कह दिया कि वो मिनिमम मैरिज एज 21 करना चाहते हैं। मैंडेटरी मैरिज रजिस्ट्रेशन, इक्वल इनहेरिटेंस, निकाह हलाला और मुता पर बैन, ये सब यूसीसी के प्रीकर्सर स्टेप्स लगते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक ये बिल एक सोशल रिफॉर्म डिस्गाइज में एक सिविल कोड प्रोजेक्ट का पहला फेज लगता है। पहले पॉलीगैमी बैन, फिर डिसेप्टिव मैरिज लॉ, फिर यूसीसी। ये इंक्रीमेंटल स्ट्रैटेजी ग्राउंड पर विजिबल हो रही है। बिल के सपोर्टर्स का आर्गुमेंट ये भी है कि असम में कुछ पॉकेट्स पर्टिकुलरली अफेक्टेड हैं जहां पॉलीगैमी को एक्सप्लॉयटेशन के टूल के रूप में यूज किया जाता है। पर क्रिटिक्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि असम गवर्नमेंट ने कोई कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्लेस नहीं किया जिससे दिख सके कि पॉलीगैमी स्टेट वाइड कितनी प्रेवलेंट है, इसीलिए इंटेंट सस्पिशियस लगता है। क्या ये बिल सोशल रिफॉर्म के नाम पर एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को मोबिलाइज करने का सटल टूल है? एनालिस्ट ने पाया है कि अगर ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म्स को एक ब्रॉडर सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो पैटर्न विजिबल हो जाता है। लैंड सेल रिस्ट्रिक्शंस, मदरसा एबोलिशंस, कैटल प्रिजर्वेशन लॉस, इविक्शन ड्राइव्स, डेमोग्राफिक एंजाइटीज, सब मिलकर मुस्लिम्स के अराउंड एक सीज नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। AIDUF MLA अमीनुल इस्लाम का ये कहना दैट इन 4 डायरेक्शंस वी आर बीइंग सप्रेस्ड इस नैरेटिव को और पावरफुल बना देती है। इलेक्शन के टाइम पर ये फेयर साइकोसिस मोबिलाइज होकर पोलराइजेशन बन सकता है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिल पर जुडिशियल चैलेंज ऑलमोस्ट सर्टेन है क्योंकि 1937 एक्ट एक पार्लियामेंट्री स्टैचू है जो एक्सप्लिसिटली अलाउ करता है कि मुस्लिम मैरिजेस मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करे। अगर स्टेट लॉ इसको क्रिमिनलाइज कर रहा है तो आर्टिकल 254 के तहत प्रेसिडेंशियल एसेंट ही एक रास्ता बचता है। पर प्रेसिडेंशियल एसेंट का पॉलिटिकल डायमेंशन भी होता है। सेंटर का स्टांस डिसाइड करेगा कि असम का बिल नेशनल एजेंडा से अलाइन होता है या नहीं। बीजेपी नेशनल पुश फॉर यूसीसी को देखते हुए चांसेस है कि सेंटर इस बिल को ग्रीन सिग्नल दे, पर जुडिशियल स्क्रूटनी फिर भी बचेगी। अगर कोई मुस्लिम मैन पर्सनल लॉ के बेसिस पर पॉलीगैमी प्रैक्टिस करता है और स्टेट उस पर क्रिमिनल केस कर देता है तो फंडामेंटल राइट्स का इशू तुरंत उठ जाएगा। आर्टिकल 25 के अंडर फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन एक कंटेंट बेस्ड क्लेम दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट पास्ट केसेस में बोल चुका है कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के नाम पर स्टेट पर्सनल लॉ को रेगुलेट कर सकता है, पर रिलीजियसली सैंक्शन मैरिजेस प्रैक्टिस को क्रिमिनलाइज करना एक एक्सट्रीम स्टेप माना जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सप्लोसिव लिटिगेशन बन सकता है जिसका रिपल इफेक्ट नेशनल लेवल पर फील होगा। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक लॉ की नहीं है, ये असम की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सेंटर स्टेट अलाइनमेंट, ट्राइबल ऑटोनॉमी, जेंडर जस्टिस और रिलीजियस राइट्स के ओवरलैपिंग सर्कल्स का एक कॉम्प्लेक्स मैप है। बिल पास हो गया पर एक्चुअल बैटल अब शुरू होगी। जुडिशियल बैटल, पॉलिटिकल बैटल या फिर सोशल बैटल। और ये क्वेश्चन रिमेन करेगा कि क्या ये बिल सच में वुमेन को एम्पावर करेगा या ये एम्पावर करेगा एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल एजेंडा को। आप क्या सोचते हैं? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।